हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल माय सेल्फ डॉक्टर सुमित सिंह। आप सभी लोगों का स्वागत है टाइम स्टडी ऑनलाइन वीडियो डिजिटल क्लासेस में। आज के इस लाइव सेशन के अंदर मैं आप सभी लोगों से करता हूँ। प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताएंगे क्या वॉइस के लिए ऑडिबल आपको आवाज़ सुनाई दे। इज इट ओके? क्या आपको आवाज़ सुनाई देगी? जितने भी लोग लाइव इज इट ओके और नॉट? गुड मॉर्निंग। आवाज़ सुनाई देगी आपको? हेलो हेलो नॉट इज ओके। गुड मॉर्निंग इज इट ओके? हाँ जी, स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग। क्या क्या कर लिया? क्लासिफिकेशन हैज बीन कंप्लीटेड। सारी चीजें हो गई थी, याद है सबको? ओके, कितनी पद्धतियां पढ़ी आपने अब तक बताइए? क्लासिफिकेशन की कौन कौन सी पद्धतियां आप पढ़ चुके हैं? हाँ हाँ बताओ भाई। आपने डीडीसी पढ़ा, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। फिर आपने पढ़ा यूडीसी, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, और सीसी पढ़ा आपने, कॉलन क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन हैज बीन कंप्लीटेड राइट नाउ। क्लासिफिकेशन के साथ आपने कुछ इंडेक्सिंग भी पढ़ा। आपने इंडेक्सिंग कितने प्रकार की होती है बताओ? 3 प्रकार की है ना? कौन कौन सी? एक तो राखी है ना, फिर एक रंगनाथन जयंती, और एक स्वतंत्रता दिवस। 3 प्रकार की है ना? तो 3 प्रकार की इंडेक्सिंग और 6 प्रकार की छुट्टियां। हो गए ना 6 दिन में बराबर? कुछ बचा तो नहीं? गोल हो गया? हो गया ना? इतने दिन तो भाई, इतने दिन तो बहुत होते हैं। तो 5 दिन की छुट्टियां तो बहुत होती है सब कुछ साफ होने के लिए ना। एक एक वैसे 2 दिन ही बहुत होते हैं। हमने तो एहतियातन आपकी 6 दिन की छुट्टियां रखी ताकि थोड़ा बहुत कुछ बचा हो तो वो भी खत्म हो जाए। हो गया सब खत्म? कुछ बचा? वो इसलिए कि आपने है ना थोड़ा बहुत भी वापस से देखा नहीं उसको रिवाइज करते तो, या ठीक है सारे काम कर लेते, लेकिन दिन में अगर एक बार भी, अगर 1 घंटे के लिए भी आप क्लास देख लेते हैं, कुछ वीडियोस आपके पास, तो आज की डेट में फैसिलिटी है कि आप क्लास को वापस से आप देख सकते हो, है ना? तो अगर आप वापस से क्लास को देखते तो थोड़ा बहुत आप एक्टिव मोड में रहते, चीज़ें आपको याद होती। खैर कोई बात नहीं, जीवन में त्यौहार भी ज़रूरी है, छुट्टियाँ भी, सारी चीज़ें है ना, लेकिन वापस से बैक टू द पेविलियन, जो काम अपने को करना है, तो उसके लिए आप वापस से तैयार हो जाइए। और तैयार आपको ऐसा होना है कि 2 चीज़ें मूल रूप से आपको ध्यान में रखनी है कि हमारा सब्जेक्ट लाइब्रेरी साइंस है, तो पूरा अगर बात करें तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, जिसको हम लोग LIS कहते हैं। 2 प्रकार का विज्ञान है, एक पुस्तकालय विज्ञान है और सूचना विज्ञान है। ये दोनों प्रकार का विज्ञान, ये विषय का शीर्षक है, विषय का हमारा नाम है, लेकिन ये दोनों ही प्रकार का विज्ञान हमें मूल रूप से ये कहता है कि हमें अच्छी और बेहतर सेवाएं देनी। लाइब्रेरी एक सर्विस इंडस्ट्री है
एक पुस्तकालय एक सेवा में संस्थान है, जिसके ज़रिए आपको अपने पाठक को अच्छी और बेहतर सर्विसेज़ या सेवाएँ देनी होती है। आपके पास यूज़र होता है, आपका क्लाइंट होता है, आपका पाठक होता है। उसके माँगने पर उसे न्यूनतम समय में उपयुक्त सामग्री ढूँढकर उपलब्ध कराना, ये हमारा उद्देश्य है, हमारा फ़र्ज़ है। हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी है, हमारा काम है। स्टार्टिंग फ्रॉम रंगनाथन, मैंने आपसे सबसे पहली क्लास के अंदर कहा था कि रंगनाथन ने जब इस विषय की संरचना करी, यानी कि ऐसा सोचा नहीं था कि एक विषय बन जाएगा। ये तो रंगनाथन के अथक प्रयास है, बहुत सारी चीज़ें रंगनाथन ने अपने जीवन में करी है। और बिना रंगनाथन की अगर हम लोग बात करें तो लाइब्रेरी साइंस का अस्तित्व तो नहीं नज़र आता। देखेंगे तो रंगनाथन से भी पहले मेलविल डेवी ने काम किया, डीडीसी मेलविल डेवी ने बनाया। आज सबसे ज़्यादा काम में ली जाने वाली पद्धति। लेकिन मेलविल डेवी ने एक मैकेनिकल स्टाइल में पद्धति बनाई कि चीज़ों को अलग-अलग वर्गों में बाँटा जाए, उनके क्लास नंबर्स बनाए जाए और उन क्लास नंबर के हिसाब से चीज़ों को लाइब्रेरी में अरेंज किया जाए। ये मेलविल डेवी ने स्वयं अपने खुद के लिए किया, किसी और के लिए कार्य नहीं किया। मेलविल डेवी चाहते थे कि इस प्रकार से हम चीज़ों के हम नंबर दें पुस्तकों के और उन नंबर के आधार पर चीज़ों को व्यवस्थित किया जाए। जब आवश्यकता हो तो हम लोग ढूँढ लें। मेलविल डेवी ने स्वयं के लिए काम किया और क्लासिफिकेशन जो है केवल अरेंजमेंट के लिए, पुनः प्राप्ति के लिए नहीं है। क्लासिफिकेशन से आप चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। पुनः प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको कैटलॉगिंग की आवश्यकता है। तो कैटलॉगिंग करने वाले व्यक्ति जो थे वो सीए कटर थे। मेलविल डेवी ने क्लासिफिकेशन किया और सीए कटर ने जो है कैटलॉगिंग की। तो आज यहीं से हमारी बात स्टार्ट हुई कि क्लासिफिकेशन के जरिए आप ये काम कर सकते हैं कि क्लासिफिकेशन जब आप करेंगे, क्लासिफिकेशन से प्रत्येक सामग्री को एक निश्चित क्रमांक मिलेगा, एक नंबर मिलेगा, जिसे हम लोग कॉल नंबर कहते हैं और कॉल नंबर के आधार पर जो है हम चीज़ों को या सामग्रियों को हमारे पास जितने भी संसाधन हैं, उन समस्त संसाधनों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आपने जमा दिया, अरेंज हो गया। नाउ अब बारी है आपके रिट्राइव करने की, यानी कि पुनः प्राप्त करने की। आपने व्यवस्थित किया इसलिए आप पुनः प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप व्यवस्थित नहीं करेंगे तो आपको पुनः प्राप्ति में समय लगेगा और समय आपका अत्यधिक लगेगा। आपको तो समय ज़्यादा लगेगा तो आपको अच्छी और बेहतर सर्विसेज नहीं दे पाओगे और सर्विसेज नहीं दे पाओगे तो हमारे लाइब्रेरी बनाने का उद्देश्य खत्म हो जाता है। क्योंकि पुस्तकालय का केवल मात्र उद्देश्य क्या है? पाठक को अच्छी और बेहतर सेवाएं प्रदान करना, उसकी आवश्यकताओं को समझना और न्यूनतम समय में उपयुक्त सामग्री जो है उसे हमें उपलब्ध कराना। ये सारा काम हम लोग करते हैं। तो यूजर ओरिएंटेड हम लोग काम करते हैं, यूजर को अच्छी और बेहतर सर्विसेज देने के लिए काम करते हैं। इसी क्रम में जो है क्लासिफिकेशन भी किया जाता है और कैटलॉगिंग भी किया जाता है। अगर आप क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो कैटलॉगिंग जो है वो सार्थक नहीं होगी, क्योंकि आपने क्लासिफिकेशन कर लिया। अब क्लासिफिकेशन करने के बाद आपका क्लास नंबर बन गया, क्लास नंबर बन गया तो आपके समस्त सामग्रियां जो है निश्चित क्रम में व्यवस्थित होगी, तो पूरी लाइब्रेरी आपकी अरेंज होगी। अब अरेंज होगी तो हमें जो चीज चाहिए हम उसे ढूंढ सकते हैं। अगर अरेंज ही नहीं करोगे आप तो ढूंढोगे कैसे? तो कैटलॉगिंग के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कैटलॉगिंग के लिए हम लोग कैटलॉग कार्ड बनाते हैं और जब कैटलॉग कार्ड आप बनाते हैं तो प्रत्येक कैटलॉग कार्ड के ऊपर भी आपको एक क्लास नंबर आपको लिखना होता है। कैटलॉग कार्ड तो बना लिया आपने, अगर उसके ऊपर क्लास नंबर नहीं लिखा तो कैटलॉगिंग करने का कोई उद्देश्य नहीं रहता, ये आप ढूंढोगे कैसे? वापस बात हुई होगी। यानी कुल मिला के दोनों बातें हैं कि क्लासिफिकेशन के बिना कैटलॉगिंग नहीं होगी और कैटलॉगिंग नहीं करनी है तो क्लासिफिकेशन का भी कोई ऐसा कोई विशेष उद्देश्य नहीं रह पाता। हालांकि फिर भी अगर आप कैटलॉगिंग नहीं करें तब भी क्लासिफिकेशन से चीजें अरेंज तो हो जाएगी, वो केवल आपके अपने लिए होगी, यूजर के लिए नहीं होगी। यूजर नहीं ढूंढ पाएगा, आपको ढूंढ कर देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कैटलॉगिंग कर लिया तो आपने क्लासिफिकेशन भी कर लिया, आपने चीजों को अरेंज भी कर लिया। आप अगर मान लीजिए यूजर है तो यूजर स्वयं उस कैटलॉग कार्ड की मदद से सामग्री को खुद ढूंढ सकता है, ये खुद क्लास नंबर तक पहुंच जाएगा। इज इट ओके? आपके पास बहुत सारी सामग्रियां, बहुत सारा लाइब्रेरी का मतलब ही ये कलेक्शन। अगर हम लोग लाइब्रेरी की बात करें, लाइब्रेरी का अगर एक शब्द में या लाइब्रेरी का दूसरा शब्द अगर मैं बोलना चाहूँ कि लाइब्रेरी का क्या मतलब है, तो लाइब्रेरी का मतलब जस्ट इट्स सिंपली अ कलेक्शन। जहां बहुत सारा या भंडार की बात करते हैं तो लाइब्रेरी के अंदर जो है डेफिनेशन उसकी वजह से मिलती है। आज अगर हम देखा जाए तो हम लोग पुस्तकालय कहते हैं, उससे पहले हम लोग कहा करते थे ग्रंथालय, और ग्रंथालय से भी पहले होता था संग्रहालय। समझते हैं आप देखें, अगर पुस्तकालय को इतिहास पढ़ेंगे ना आप, तो आप इतिहास के अंदर जाकर तो आपको ब्रिटिश म्यूजियम मिलेगा। अभी आज भी हम बात करेंगे ब्रिटिश म्यूजियम की बात करेंगे, तो ब्रिटिश म्यूजियम से ही सबसे पहले कोड बना, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश म्यूजियम कोड कहते हैं। कैटलॉगिंग की शुरुआत वहीं से है। कैटलॉगिंग की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले क्लासिफिकेशन से हमने क्या किया, चीजों को हमने अलग अलग प्रकार से क्लास नंबर दिया और उन क्लास नंबर से प्रत्येक वस्तु की एक इंडिविजुअल
या निजी या व्यक्तिगत पहचान बनी। उस पहचान से ही हमने समस्त सामग्रियों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया। सो दैट्स एन इम्पोर्टेंट कि हमने क्लासिफिकेशन कर लिया, चीज़ों को हमने बाँट दिया। जब बाँट दिया, बाँटने के बाद हमने उसको अरेंज कर लिया, अब चीज़ें सारी समस्त अरेंज होगी। अब आपको पता है कि किस चीज़ का क्लास नंबर क्या है। आपके पास जो यूज़र है, वो उस क्लास नंबर को नहीं पहचानता। कैसे पहचानेगा? आपको पता है ना, बी मतलब मैथमेटिक्स है, सी मतलब फिजिक्स है, डी मतलब इंजीनियरिंग है, एफ मतलब टेक्नोलॉजी है, या 200 मतलब रिलीजन है, 300 मतलब आपका सोशल साइंस है, 370 अगर आप करेंगे तो एजुकेशन है आपका, 510 मैथमेटिक्स है, 540 आपका केमिस्ट्री है, 530 फिजिक्स है आपको, ये आपको पता है। एक नॉर्मली हम, लेकिन हमने क्लासिफिकेशन कर दिया, चीज़ों के ऊपर क्रमांक डाल दिया, अब हम ढूँढ सकते हैं, यूज़र नहीं ढूँढ सकता। यूज़र क्या ढूँढेगा, यूज़र कैसे पहचानेगा? तो यूज़र अलग-अलग प्रकार से सामग्री को पहचानता है, वो किताब का टाइटल जानता है, वो किताब का ऑथर जानता है, वो किताब का सब्जेक्ट जानता है, इसके अलावा और कुछ नहीं जानता। जब भी एक यूज़र आपकी लाइब्रेरी में एंटर करेगा, उसके मन में 3 प्रकार के सवाल होंगे। वो आपसे कहेगा मुझे कॉलम क्लासिफिकेशन की किताब चाहिए, टाइटल। वो बोलेगा मुझसे मुझे रंगनाथन की किताब चाहिए, ऑथर। वो कहेगा मुझे मुझे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पर सामग्री चाहिए, सब्जेक्ट। जब भी एक यूज़र आपकी लाइब्रेरी में आपके पास आएगा, वो ग्राहक है, वो कस्टमर है, क्लाइंट है आपके लिए। आपको उसे अच्छी और बेहतर सर्विसेज देनी है। तो आप अच्छी और बेहतर सर्विसेज देने के लिए ही आपने इतना अच्छा और बेहतर अरेंजमेंट किया। अब अरेंजमेंट आपने कर लिया, वो आपसे आके मांगेगा, तो उसके मांगने पर है आपको न्यूनतम समय में अच्छी और बेहतर सामग्री ढूंढ कर उसको देनी है। आपको उसको सेटिस्फैक्टरी सर्विसेज देनी है, जिससे वो संतुष्ट हो। अब उसकी संतुष्टि के लिए आपको सेवाएं देनी है, तो संतुष्टि के लिए जब आप सेवाएं देंगे तो आपको उसका प्रश्न समझना होगा। जब भी वो चीज मांगेगा, 3 आधारों पर चीजें मांग सकता है। कौन कौन सी होगी? सबसे पहला टाइटल, सेकंड ऑथर, और तीसरा क्या होगा? सब्जेक्ट। भाई आपको कोई किताब चाहिए लाइब्रेरी में, आप जाओगे, आपको क्या, या तो आपको ऑथर का नाम याद है ना, आपको पता है पीके माथुर, एस के शर्मा, आर के वैष्णव, या रंग, ऐसा रंगनाथन, आपको नाम पता है ऑथर का? आप जाके भाई आप ढूंढो, मुझे चेतन भगत की, मुझे रविंद्रनाथ टैगोर की किताब चाहिए, आपको ऑथर पता है या आपको टाइटल पता है? मुझे किसी किताब का शीर्षक पता, मुझे उस नाम की किताब, आप वही जाके किताब मांगो ना, मुझे लाइब्रेरी से आप किताब मांगोगे, मुझे इस शीर्षक की किताब चाहिए। और दोनों चीजें नहीं भी पता, आप तीसरी चीज क्या है, आप कॉलेज में पढ़ते हो, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आप अगर मान लीजिए आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ले रखी है, आप लाइब्रेरी के अंदर आप एंटर करेंगे, आप ये बोलोगे ना, मुझे सर फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताब चाहिए, मुझे राजस्थान के भूगोल की किताब चाहिए, मुझे राजस्थान की संस्कृति चाहिए, मुझे राजस्थान का इतिहास चाहिए। तो आप विषय, तो सब्जेक्ट अप्रोच सबसे सटीक है। अगर आप ऑथर से मांगोगे तो हो सकता है ऑथर के नाम, तो एक नाम के कई सारे ऑथर हो सकते हैं। लाइब्रेरियन इतना इजीली आपसे नहीं पहचानेगा। अगर आप जाके बोलोगे कि सर मुझे पी के वैष्णव की या आर के गुप्ता की किताब चाहिए, तो आप जैसे आप बोलोगे आर के गुप्ता की किताब, लाइब्रेरी आपसे पूछेगा आर के गुप्ता की तो किताब है, लेकिन सब्जेक्ट कौन सा है? क्या पूछेगा आपसे? सब्जेक्ट कौन सा? क्योंकि सब्जेक्ट वाली अप्रोच, आर के गुप्ता कोई ऑथर के नाम से आप डायरेक्ट किताब तक नहीं पहुंच पाओगे। मतलब अप्रोच तो है लेकिन सटीक नहीं है। आप समझे मेरी बात? नाम बहुत कॉमन है, तो उस नाम से लाइब्रेरियन उस किताब तक नहीं पहुंच पाएगा। आप तो ठीक है, आपने अप्रोच बना ली कि मुझे किताब चाहिए, मुझे एस के माथुर की चाहिए ना, आर एस अग्रवाल, तो मैथमेटिक्स की किताब आती है, ठीक है, बहुत फेमस होता रहता है, एक अलग बात है। आर एस अग्रवाल आपने बोला, उसने बोला कि हाँ, ठीक है, आर एस अग्रवाल पूछेगा मैथमेटिक्स की, आप बोलेगा हाँ, तो फिर भी ढूंढ लेगा वो मैथमेटिक्स की किताब। लेकिन ऑथर का नाम वाली जो अप्रोच है, ये बिल्कुल सटीक नहीं है। इट्स ओके, ठीक है। सेकंड अप्रोच आती है टाइटल। टाइटल से भी आमतौर पर किताबों तक नहीं पहुंचा जाता, क्योंकि कुछ टाइटल ऐसे होते हैं जो आपको मेन क्लास तक पहुंचाते ही नहीं है। आपको फैंसीफुल टाइटल होते हैं या हमें भ्रमित करते हैं, हम वहां तक नहीं पहुंचाते। जैसे किताब का नाम है गोदान, तो ये ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का नॉवेल लिखा हुआ है, तो गोदान है तो ठीक है, लाइब्रेरी को पता है, ढूंढ देगा। लेकिन आपने कहा मुझे ईद का चाहिए, अब ईद का कहाँ से ढूंढेगा? उसको नॉर्मली उसको नहीं पता, या लिटरेचर क्लास के अंदर जा नहीं पाएगा, क्योंकि हो सकता है ना ईद का नाम चला रिलीजियस किताब होगी, तो कहाँ जाओगे आप? रिलीजन क्लास में जाकर ढूंढोगे या आप लिटरेचर में ढूंढोगे? ऐसे मेरा कहने का मतलब है कि टाइटल भी कंफ्यूज कर सकता है आपको, और ऑथर का नाम भी। तो तीसरी अप्रोच जो सबसे सटीक है वो कौन सी? आपकी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए विषय को ही हमने आधार बनाया वर्गीकरण का भी। वो सामने लोग है, मुझे भारतीय भूगोल की किताब चाहिए, मुझे राजस्थान का भूगोल चाहिए, तो राजस्थान का भूगोल चाहिए, ये हो गई सटीक अप्रोच। अब आप सब्जेक्ट से ढूंढो, तो अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी लाइब्रेरी में हमारे पास किताबें हैं, हम लोग क्या करते हैं, हर किताब को
उसके ऑथर से भी ढूंढा जा सकता है, हर किताब को उसके टाइटल से ढूंढा जा सकता है, और हर किताब को उसके सब्जेक्ट से ढूंढा जा सकता है। तो पुस्तक के अंदर जितनी भी विशेषताएं हैं जिनके आधारों पर उस किताब को ढूंढा जा सकता है, हम वो समस्त विशेषता क्या कर देते हैं, कार्ड के ऊपर लिख देते हैं। समझे बात को आप? एक कार्ड लिखकर, एक कार्ड बना दे, उस कार्ड के ऊपर सारी चीज लिख दी और उस कार्ड को एक ड्रॉर में रख दिया हमने। ऐसे हर किताब का क्या कर दिया हमने, कार्ड बना दिया, सारे कार्ड बना के हमने ड्रॉर में रख दिए। और हमने से कहा कि भाई यूजर को हमने कहा अगर आपको ढूंढना है तो वहां पर ड्रॉर में सारे कार्ड रखे हुए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखे हैं, आपको जो चीज चाहिए किताब वहां पर ढूंढ लो। आप ढूंढोगे तो हर कार्ड के ऊपर हमने उसका क्लास नंबर भी लिख रखा है किताब जिसके कार्ड बनाए। इज इट ओके? अब अगर मान लीजिए आपके पास आके बोले, वो आपसे आके बोले कि मुझे आर के माथुर की चाहिए, मुझे पीके वैष्णव की चाहिए, मुझे कॉलन क्लासिफिकेशन चाहिए, मुझे रंगनाथन चाहिए, मुझे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन चाहिए, या वो बोले कि 2:51 इन्वर्टेड कोमा एंड 33 ये कॉल नंबर की किताब चाहिए, आपके लिए सबसे इजी क्या हो गया, क्लास नंबर। इजी हो गया ना, वो तो और इजी हो गया। तो मैं होता ना, जैसे आप स्कूल के अंदर हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, किसी के पेरेंट स्कूल में आए, फोर्थ क्लास में बच्चा पढ़ता है, पेरेंट आए स्कूल के अंदर, उनको क्लास नंबर याद नहीं, होता ना कभी बच्चों को लेने जाए, पिताजी की जगह दादाजी चले गए स्कूल में, अब चले गए, बोलेगा अब जाके प्रिंसिपल से कह रहे मेरा बच्चा ही पढ़ता है, वो क्या नाम है, बोला नाम नहीं पता, इतना बड़ा है, इतना छोटा है, ऐसा दिखता है, वैसा लगता है, घर का नाम ये, कैसे ढूंढेगा बताओ, प्रिंसिपल ढूंढ सकता है क्या? उदाहरण दे रहा हूँ बात समझाने के लिए आप, प्रिंसिपल कैसे ढूंढना, वो लोग ऐसा लगता है, ऐसी शक्ल लगती है उसकी, ऐसी आंखें, ऐसे बाल है, तो वो प्रिंसिपल उसके उसके स्कूल में 5,000 बच्चे पढ़ते, कैसे ढूंढेगा बताओ आप? ढूंढ ही नहीं सकता। अच्छा उससे पूछे क्या नाम है, उसने घर का नाम बता दिया, पिंटू चिंटू बता दिया, घर का वो घर का नाम बता दिया, उसने वो नाम भी नहीं बताया दादाजी ने, स्कूल का क्या नाम है, नहीं ढूंढ सकता, कैसे ढूंढेगा? अच्छा दादाजी जाके सटीक एकदम बोले कि नहीं 4th A क्लास के अंदर रोल नंबर 32 ये मेरा बच्चा है, इजी हो गया, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। हाँ अगर 4th A क्लास नहीं बोले, वो बोले कि नहीं मेरे बच्चे का नाम है रमेश पालीवाल है, तभी स्कूल के अंदर 5,000 बच्चों में रमेश पालीवाल, आप कौन सी क्लास में, समझे मत तो आप जाके वही वही कंडीशन हो रही है कि आपका यूजर आप जाके कह रहा है मुझे कि मुझे पीके माथुर की किताब चाहिए, लाइब्रेरी में पूछेगा ना भाई कौन सा सब्जेक्ट है, टाइटल क्या है, तो मेरा कहने का मतलब जो सटीक अप्रोच जो बनती है वो बनती है क्लास नंबर से बनती है। लेकिन नॉर्मली यूजर को क्लास नंबर नहीं पता होता, यूजर के दिमाग में क्या होता है, यूजर के दिमाग में होता है ऑथर होता है, यूजर के दिमाग में टाइटल होता है, यूजर के दिमाग में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो प्रत्येक पुस्तक से संबंधित वो समस्त जानकारियां जिनके आधार पर उस पुस्तक को ढूंढा जा सकता है, हम क्या बनाते हैं, उसका एक कार्ड बना देते हैं, और ऐसे कार्ड बना के हम लोग ड्रॉर में देते हैं। और जब यूजर आता है, यूजर से कहते हैं ड्रॉर में ढूंढ लो, जो कार्ड आपको समझ में आपको पता चलेगा हाँ ये नाम है, ये टाइटल है, ये ऑथर है, तब आप उसका क्लास नंबर लेकर आए हमारे पास आए, और हम उस क्लास नंबर से वो सामग्री आपको इंस्टेंट आपको ला कर देते हैं। इजी हो गया सिस्टम। तो वापस पुनः प्राप्ति का जो सिस्टम है, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल का, सूचना पुनः प्राप्ति का जो कार्य है, उसको करने के लिए हम लोग जो व्यवस्था करते हैं, और इस व्यवस्था को ही कहते हैं हम लोग पुस्तकालय सूचीकरण कहते हैं, यानी कि लाइब्रेरी कैटलॉगिंग कहते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है, समझिए मतलब। क्लासिफिकेशन आपने कर लिया, क्लासिफिकेशन में आपको ये पता चल गया कि क्लास नंबर कैसे बनाना है। मैंने अलग अलग प्रकार से आपको क्लास नंबर बनाने सिखाए, चाहे वो डीडीसी हो, चाहे वो यूडीसी हो, चाहे वो सीसी हो, हमने क्लास नंबर पहचाना। तो ये क्लास नंबर या क्लासिफिकेशन आपको सबसे पहले करना होगा। अब क्लासिफिकेशन आपने कर लिया, क्लासिफिकेशन के आधार पर क्लास नंबर बन गया, और क्लास नंबर से आपने संपूर्ण लाइब्रेरी में समस्त सामग्री को आपने एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर दिया। अब व्यवस्थित कर दिया, अब पुनः प्राप्ति की बात है। तो पुनः प्राप्ति करनी है, तो पुनः प्राप्ति के लिए हम लोग प्रत्येक पुस्तक से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी को कार्ड पे लिखते हैं। अच्छा जब कार्ड पे लिखेंगे आप, तो आपने लिख दिया, आप कार्ड पे जब सारी जानकारी लिख दी, उन जानकारी में आप क्या करेंगे, आप ऊपर एक तो नीचे डिटेल लिखेंगे, और ऊपर क्या बनाएंगे, आप उसका हेडिंग बनाएंगे। तो हेडिंग में शीर्षक बनाएंगे आप। तो शीर्षक में आपको एक चीज लिखनी होगी, या तो आप ऑथर लिखेंगे, या आप टाइटल लिखेंगे, या आप सब्जेक्ट लिखेंगे। तो तीनों शीर्षक में नहीं लिखेंगे। हम लोग लिखते हैं तो उससे क्या कंफ्यूजन होता है। तो एक कार्ड हमने बना दिया ऑथर का, एक हमने बना दिया टाइटल का, और एक हमने बना दिया सब्जेक्ट का। तो एक पुस्तक के कितने कार्ड बन गए, 3 कार्ड बन गए। तो और भी हमें लगता है कि इस पुस्तक के अंदर जो है ऑथर के अलावा अगर देखा जाए तो इसमें एडिटर का भी रोल है, तो हमने एक कार्ड एडिटर का भी बना दिया। ये पुस्तक किसी ग्रंथमाला से संबंधित है, तो हमने सीरीज का भी कार्ड बना दिया। समझे? अगर मान लीजिए पुस्तक एक से ज्यादा ऑथर ने लिखी हो, हमने दोनों ऑथर के एक ही कार्ड बना दिए, 2 ऑथर के कार्ड बन गए। तो ऐसे प्रत्येक पुस्तक के कई सारे कार्ड बनते हैं।
ऑन एन एवरेज किसी पुस्तक के 8 बनेंगे, किसी के 10 बनेंगे, किसी के 12 भी बनेंगे, किसी के 4 भी बनेंगे। तो जितने कार्ड बनते हैं, अमूमन ये देखा गया है कि एक पुस्तक के आमतौर पे कितने कार्ड बनते हैं, 6 कार्ड बनते हैं औसतन। 6 कार्ड एक पुस्तक के बनते हैं। तो आपने अगर मान लीजिए आपके पास 1000 किताबें हैं आपकी लाइब्रेरी में, तो आप कार्ड बनाएंगे तो कितने कार्ड बनेंगे आपके? 6000 कार्ड बनेंगे। किसी किताब के 4 कार्ड बनेंगे, किसी के 8 बनेंगे, किसी के 10 बनेंगे। औसतन एवरेज है, कंफर्म नहीं है, लेकिन औसतन कितने बनते हैं? 6 कार्ड बनते हैं। तो 1000 किताब अगर आपकी लाइब्रेरी में है तो आपके 6000 कार्ड बनेंगे। तो कार्ड आपने मेहनत कर ली, एक बार कार्ड आपने बना लिया, हर किताब के कार्ड बना लिया आपने। अब जितने भी कार्ड बने, जो 6000 कार्ड जो आपके पास बने हैं, उन 6000 कार्ड में अगर आप देखेंगे तो कुछ कार्ड तो ऑथर के होंगे, जिनके शीर्षक किस पे बने होंगे? ऑथर से बने होंगे। कुछ के टाइटल से बने होंगे, कुछ के सब्जेक्ट से बने होंगे। तो ऐसे सारे कार्ड्स को आप अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं। ऑथर वाले कार्ड अलग कर लिए, टाइटल वाले अलग कर लिए, सब्जेक्ट वाले अलग कर लिए, ऐसे मैंने कार्ड को बांटना शुरू कर दिया। कुछ मिसलिनियस कार्ड है, कुछ ऐसे हमने स्पेशल कार्ड बनाए वो कर लिए। तो ऐसे 6000 कार्ड को आपने 4-5 कैटेगरी में अलग बांट दिए। और फिर आपने लाइब्रेरी के अंदर स्पेशल फर्नीचर आता है जिसको हम लोग कहते हैं कैटलॉग कैबिनेट कहते हैं। उस कैबिनेट के अंदर सारे कार्ड्स आप निश्चित अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्रम में जमा देंगे आप। तो पहले तो आपने बांट दिया, यानी क्लासिफाई कर दिया आपने। अब सारे ऑथर के कार्ड आ गए मेरे पास, मान लीजिए अब 1000 किताबें हैं तो कितने हो गए? 1200, 1300 या 1500 ऑथर के कार्ड बनेंगे। अब 1500 कार्ड इसलिए बनेंगे कि कुछ कार्ड तो सिंगल ऑथर के, कुछ के डबल भी हो जाएंगे, तो 2-2 कार्ड बनेंगे। तो आमतौर पर हमें मान लें कि 1000 किताबों के 1500 कार्ड कौन से बन गए? ऑथर के। तो सारे ऑथर के कार्ड को हमने क्या कर दिया? अल्फाबेटिक ऑर्डर में जमा दिया, ए बी सी डी ऐसे लेके जेड तक जमा लिया। सब कुछ क्या कर दिया हमने? ड्रॉअर के अंदर उसको फिक्स कर दिया। कार्ड्स का ऑर्डर बना के हमने सारे कार्ड्स को रख दिया। अब कोई आके मुझे कहता है कि मुझे रंगनाथन की किताब चाहिए, तो मैं बोलूंगा आप वहां जाके आप ढूंढ लो रंगनाथन की किताब कौन कौन सी है। आप जाओगे तो ए से लेकर चलते रहोगे तो आर पे जाके क्या मिल जाएगा आपको? रंगनाथन मिल जाएगा। रंगनाथन आप 1-2 कर रंगनाथन देखो, कार्ड मिल जाएगा आपको। अब रंगनाथन की जितनी भी किताबें लिखी है रंगनाथन ने, जो इस लाइब्रेरी के अंदर है, रंगनाथन ने बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन वो किताबें जो इस लाइब्रेरी के अंदर है, तो वो सारे उसके सारे कार्ड आपको मिल जाएंगे। उस कार्ड को देखो तो ऊपर लिखा हुआ रंगनाथन, नीचे किताब को टाइटल लिखा हुआ, किताब की अन्य जानकारी लिखी हुई आपको। तो रंगनाथन की किताब थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग दे रखा है आपको, है ना, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन दे रखा है आपको, ऐसे प्रोलोगेमिना दे रखा है ना, कॉलन क्लासिफिकेशन दे रखा है। तो ऑथर तो वही है। अब देख लोगे हाँ मुझे कॉलन क्लासिफिकेशन पढ़ने, तो वो कार्ड आ जाएगा आपके पास, आर पे चलते रहोगे आप। और जैसे आपने देखा कॉलन क्लासिफिकेशन, उसका नंबर देखा, वो कॉल नंबर कागज पर नोट कर लिया, आपने लाके दे दिया मुझे ये वाली किताब। आपने ढूंढा किससे? आपने कैटलॉग कार्ड से आप ढूंढ के वहां तक पहुंच गए, क्लास नंबर तक, और आपने लाइब्रेरियन को लाके दे दिया कि मुझे क्लास नंबर चाहिए। लाइब्रेरियन जाएगा अंदर, किसी को भेजेगा, वो क्लास नंबर से किताब निकाल के आपको लाके दे देगा। इज इट ओके? कैटलॉगिंग जो है वो पुनः प्राप्ति का उपकरण जिसके जरिए काम करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ये। तो पहले क्लासिफिकेशन जरूरी है, देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? कैटलॉगिंग करते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये इट्स लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। ठीक है, सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट। देखिए लाइब्रेरी कैटलॉगिंग की हम लोग बात करते हैं। हाँ जी, ठीक है। सो कैटलॉगिंग के अंदर देखिए सबसे पहले परिभाषा से बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डेफिनेशन से कि पुस्तकालय सूचीकरण की परिभाषा किसे कहते हैं। दो चीजें यहाँ पर पूछी जाती है। कैटलॉग शब्द जो है ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कैटालॉगस। ओके, जिसमें कैटा का अर्थ क्या है? अनुसार, और लोगस का मतलब क्या है? क्रम। तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? वो क्रमानुसार बन जाएगा। दैट इज नोन एज कैटलॉगिंग, और कैटलॉगिंग का मतलब होता है क्रमानुसार। ठीक है, इज इट ओके? नाउ देखिए एक सवाल तो बनता है कि ये आमतौर पे ये आपको मिलेगा, ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा का शब्द आपको मिलता है, आपको देखने को मिलता है। तो कई बार होता है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद करने की है। तो कैटलॉग किससे बनेगा? आपका ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। ठीक है, ये यहाँ पर एक चित्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर देखिए सामने, ये क्या है आपका? इट्स अ कैटलॉग कैबिनेट। ऐसे ड्रॉर्स होती है लाइब्रेरी के अंदर, है ना। आपने शायद आप में से किसी ने देखी होगी कभी, और नहीं भी देखी हो तो मैं आपको बता दूं, लाइब्रेरी के अंदर स्पेशल फर्नीचर है। इसे ड्रॉर्स, अगर ड्रॉर्स खींचेंगे, यहाँ पर क्या रखे हैं इसके अंदर? ये कार्ड्स रखे हैं। ठीक है, ये वही कार्ड्स है जो हम लोग बनाते हैं। तो इस कार्ड्स के लिए स्पेशल फर्नीचर भी आता है। तो ऐसा अलमीरा जैसा आपको फर्नीचर मिलेगा, दिख रहा है आपको? स्टैंडर्ड एक साइज रखिए यहाँ पर, कितने रखें? 4 है, और ये 6x4 का स्ट्रक्चर है। ये दोनों तरफ ड्रॉर्स है, इन ड्रॉर्स को आप खोल सकते हैं, है ना। इन ड्रॉर्स के अंदर आप खोल सकते हैं। यहाँ पर इसका एक सिस्टम मैंने बताया। कितने ड्रॉर्स दे रखे हैं यहाँ पर? 4x6। तो फ्रंट में कितनी यहाँ पर? 24,
ऐसे ही अगर आप देखें तो बैक साइड में भी कितनी है, तो यहाँ पर 24 आगे है और 24 पीछे हो गए, टोटल कितनी होगी यहाँ पर, टोटल कितने होंगे 48 रैक। स्टैंडर्ड फर्नीचर में आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट, हर रैक में कितने कार्ड्स आ सकते हैं? जब आप ड्रॉर खोलते हैं उसके अंदर कितने कार्ड आते हैं? 1000 कार्ड उसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो 48 रैक कितने आ जाएंगे? 48,000। तो 48,000 कार्ड, तो एक किताब के कार्ड कितने बनते हैं? 6। तो फर्नीचर कितनी किताबों के लिए सफिशिएंट है ना? तो 8 से 48 आप कर लेंगे तो 48,000 कार्ड्स आ सकते हैं। और आमतौर पे ये भी बात मैंने आपको बताई कि एवरेज कार्ड्स की संख्या कितनी है? 6 है। तो अगर आप देखें जाए तो कैबिनेट इज सफिशिएंट फॉर 8,000 में, यानी कि ये कैबिनेट जो है 8,000 किताबों के लिए सफिशिएंट। अगर आपकी लाइब्रेरी में अगर ऐसा कैबिनेट है तो 8,000 किताबों के लिए ऐसा है। और आप और किताबों की संख्या ज्यादा है तो आपको इस तरह की कैबिनेट्स की आपको आवश्यकता होगी, ठीक है। नाउ देखिए, आप कैबिनेट्स बनाते हैं, ये दो तरह की चीजें, मैंने इसका क्या मतलब है मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि कार्ड्स हैं, आपने कार्ड्स बना लिए, तो कार्ड बनाने के बाद आमतौर पे कितने कार्ड बन रहे हैं किताब के? आपके 6 कार्ड बन रहे हैं, ठीक है। जब कार्ड बन गए, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि अगर 1000 किताबें हैं तो आमतौर पे 1000 किताबें, तो कितने कार्ड बन जाएंगे उनके? 6000 कार्ड बन जाएंगे। कार्ड जब बन गए तो बनने के बाद आपको कार्ड बांटने हैं। कुछ कार्ड कैसे बनेंगे आपके? टाइटल। कुछ कैसे बनेंगे आपके? ऑथर के। कुछ अदर क्राइटेरिया है, कुछ ऑथर एंड टाइटल के हैं, सब्जेक्ट के हैं, कीवर्ड्स के आधार पर ऐसे कार्ड सब बांट देंगे आप। आमतौर पे कार्ड बन गए तो मूल रूप से क्या होते हैं? मूल रूप से तो कार्ड कौन कौन से होते हैं? टाइटल के होते हैं, ऑथर के होते हैं, और कौन से होते हैं? ये मैंने आपको बता दिया ये कार्ड। इसके अलावा भी कुछ और चीजें होती है, तुमने मल्टीपल कार्ड्स भी बनते हैं, अलग अलग तरह के कार्ड्स में बांट। सबसे पहले इन कार्ड्स को अलग अलग वर्गों में बांटा। तो बांटना मतलब क्या कहलाती है? आपने बांटा मतलब क्या कर दिया? आपने क्लासीफाई कर दिया। और बांटने के बाद जितने भी ऑथर वाले कार्ड है उनको भी आप क्या करोगे? वापस क्रम में जमा होगा। तो बांटते हैं, और बांटने के बाद क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे उसको? किस क्रम में जमाएंगे? अल्फाबेटिकल। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ही हम लोग डिक्शनरी कैटलॉग भी कहते हैं। तो डिक्शनरी का मतलब क्या होता है? वर्णानुक्रम होता ना। आप डिक्शनरी खोलते हो, डिक्शनरी में क्या होता है? शब्द होते हैं, शब्दकोश। लेकिन सारे शब्द कैसे लिखे होते हैं? अल्फाबेटिकल, और ए से लेकर जेड में होते हैं। उसी प्रकार से तो वही ऑर्डर आपको यहाँ पर फॉलो करना है। तो पहला क्या होगा आपका? इट्स अल्फाबेटिकल डिक्शनरी, और दूसरा क्या होगा आपका? इज इट ओके? जब आपने बांट दिया तो क्लासीफाई हो गया आपका। ओके, सो इट्स इंपॉर्टेंट, आपने ये काम कर लिया। नाउ देखिए, मैंने आपको बताया कैटलॉग का क्या मतलब है, मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, आपको कार्ड बनाने होते हैं। कार्ड बनाने के बाद क्या करेंगे आप? उन्हें एक निश्चित क्रम में आप व्यवस्थित कर देंगे, और व्यवस्थित करने के बाद आप देखेंगे तो आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जमाएंगे। बांटना मतलब क्लासिफाई करना, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनको जमाना, यानी कि अल्फाबेटिकल या डिक्शनरी कैटलॉग कहलाता है। कई बार इस प्रकार से इस चीजें की गई, और इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आता है, यानी कि इसके इतिहास से संबंधित भी सवाल पूछ करते हैं। कैटलॉग की शुरुआत बहुत पुरानी है। इवन क्लासिफिकेशन से भी पुराना जो है आपका कैटलॉगिंग। क्लासिफिकेशन बाद में आया, कैटलॉगिंग पहले से चल रहा है। क्योंकि क्लासिफिकेशन मेलविल डेवी ने किया 1876 में किया। लेकिन अगर आप इसका इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कैटलॉगिंग का इतिहास और भी पुराना है। और इस इतिहास को समझने के लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर देखेंगे तो मैं आज जो हमारे पास पुस्तकालय है, पहले किसी जमाने में मैंने आपसे कहा कि पहले ग्रंथालय हुआ करते थे, तो ग्रंथालय से भी पहले क्या होता था? संग्रहालय हुआ करते थे, म्यूजियम की बात किया था। ग्रंथ आज भी अगर देखा जाए तो सबसे जो प्राचीन ग्रंथ हैं हमारे पास, वो सारे के सारे धार्मिक ग्रंथ है ना। आज भी मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया है क्लास के अंदर पढ़ाते वक्त भी, कि अगर कोई गरीब से गरीब इंसान है या अनपढ़ व्यक्ति भी है, तो अनपढ़ व्यक्ति को का किताबों से कोई लेना देना आमतौर पर नहीं होता है। लेकिन उस अनपढ़ व्यक्ति के भी घर में एक किताब तो जरूर मिलेगी। क्या मिलेगा? उसका धार्मिक ग्रंथ मिलेगा। मिलेगा ना। तो वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, उसको धार्मिक ग्रंथ मिलेगा। उसके घर में गीता मिलेगी, कुरान मिलेगी, रामायण मिलेगी, बाइबल मिलेगी। वो अनपढ़ भी होगा तो भी मिल जाएगी। और सबसे इनका अगर देखें, इनकी उत्पत्ति देखें तो बहुत प्राचीन है, आदिकाल से वहां से चलती आ रही है। तो जब शुरुआत हुई लाइब्रेरी की या संग्रहालय की, जब शुरुआत हुई, तो वहां पर धार्मिक ग्रंथ हुआ करते थे, और धार्मिक ग्रंथों को हम लोग सहेज के एक जगह पर हम लोग व्यवस्थित रखा करते थे। ब्रिटिश म्यूजियम से इसकी शुरुआत है। तो ब्रिटिश म्यूजियम में उस जमाने में धार्मिक ग्रंथ हुआ करते थे, और धार्मिक ग्रंथ जो है
संग्रहालय में रखे जाते थे। तो जब लोग वहाँ पर आते थे तो उनको उनके मन में जिज्ञासा होती थी, उनको देखने की, पढ़ने की और छूने की आदत होती है। होता है ना, लोगों को लगता है। तो संग्रहालय में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि वहाँ पर जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे, तो आमतौर पर हमें देखा जाता है और ये हमारी मान्यता भी है और आज भी हम लोग करते हैं कि हमारे घर में भी अगर धार्मिक ग्रंथ है, तो हम लोग बिना नहाए-धोए, पवित्र या पाक साफ नहीं होते जब तक जो है चीज़ों को हाथ नहीं लगाते। कहते हैं ना ये चीज़ें, ये हमारी मान्यता है, ये हमारी आस्था है, श्रद्धा है, सारी चीज़ें ना। तो उस ज़माने में भी ये बात थी कि जितनी भी चीज़ें हैं, उन्हें व्यवस्थित रखा गया, लेकिन लोग आते थे, लोग क्या करते हैं, उन किताबों को हाथ लगाया करते। तो ऐसा सिस्टम बनाया गया, भई किताबों को हाथ नहीं लगाएँ। होगा क्या? किताबों को हाथ लगाते, देखते हैं, छूते हैं, खोलते हैं, वापस रख देते हैं। व्यवस्था भी बिगड़ती थी। तो उस ज़माने में ब्रिटिश म्यूज़ियम में ये व्यवस्था की गई, ऐसा एक काम किया जाए कि इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाया जाए। तो क्या करें हम, किताबों से संबंधित किताब करेगा क्या? उसको देखता देखता रहो, वो जिल्द बनी होती है, उसको पता नहीं होता अंदर क्या चीज़ है। अच्छा, ऊपर से खूबसूरत सा कवर बना हुआ है। आमतौर पे किताबों के ऊपर, कवर के ऊपर टाइटल-वाइटल नहीं लिखा होता, साइड में किताब होती थी, उसकी स्पाइन दिखती थी। तो स्पाइन के ऊपर डिज़ाइन होती थी, उससे पता नहीं चलता था, लोग उसको हाथ लगाते थे, देखते थे। वहाँ पर इस व्यवस्था की गई, एक काम करेंगे, इससे क्या है, उस किताब से संबंधित वो क्या करेगा, खोल के देखेगा, किताब का टाइटल देखेगा, ऑथर देखेगा, उसके बारे में जानकारी। तो वहाँ उस ज़माने में व्यवस्था की गई ब्रिटिश म्यूज़ियम में कि चीज़ों की, किताबों से संबंधित समस्त जानकारी क्या करते हैं, कागज़ पे लिख दें और उस कागज़ को किताब के बीच में रख दें। आप समझ गए आप? 2 किताबों के बीच में कागज़ रख दें, ऐसे धीरे-धीरे। जिससे क्या होगा, देखने वाला आएगा तो देखने वाला किताब को हाथ नहीं लगाएगा, किसको देखेगा वो? कागज़ को देख लेगा, कागज़ को पढ़ लेगा। अब वो किताबों के साथ कागज़ वहीं रखे जाते थे। देखने वाला क्या करता था, कागज़ भी पढ़ लेता था, किताब पे भी हाथ लगा लेता था। तो फिर वापस ये सिस्टम किया गया कि सारी किताबों से संबंधित जितने भी कागज़ हैं, उनके कार्ड बनाए जाए और उन कार्ड्स को हटा के क्या रखा जाए, एक अलग से एक अलमीरा बनाई जाए, वहाँ रखा जाए। ताकि छूने वाला किसको छुएगा? कार्ड्स को छुएगा, वहाँ हाथ लगाएगा। ताकि वो बोल देगा हाँ, मुझे ये किताब चाहिए, तो उसको फिर किताब जो है, वो निकाल के दे दी जाएगी या पढ़ने के लिए उसको। लेकिन आम तौर पे क्या है, उसको वहाँ पर नहीं भेजा जाए। ये शुरुआत है, ये सिस्टम है। अब जब कार्ड बनाने शुरू किए गए, तो कार्ड बनाने से पहले जो है, कई सारे लोगों ने अलग-अलग अपने हिसाब से कार्ड बनाए। क्या लिखा जाए? टाइटल लिखा जाए, ऑथर लिखा जाए, सब्जेक्ट लिखा जाए, किताब की विशेषता लिखी जाए। तो ये कई सारी ऐसी उस ज़माने में चीज़ें चलती गई और जब चलती गई, तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई, वो सीए कटर ने निभाई। सीए कटर से पहले एंथोनी पैनेज़ी नाम आता है। तो एंथोनी पैनेज़ी ने ये काम किया, वो उस ज़माने में ब्रिटिश म्यूज़ियम में काम किया करते थे। और एंथोनी पैनेज़ी ने एक नियम बनाया कि हम जब कार्ड बनाएँगे, तो कार्ड में कौन-कौन सी चीज़ कहाँ लिखेंगे और किस प्रकार से काम करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, ब्रिटिश म्यूजियम कोड आया। कोड मतलब नियम, समझे आप? कार्ड कैसे बनाना है, कैसे हैंडराइटिंग में लिखना है, किस प्रकार से कैसे शब्दों को लिखना है, तो वो उस ज़माने में जो नियम बने, उनको हमने क्या कहा, कोड कहा। और यही कोड की शुरुआत है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं, सीसीसी आप पढ़ते हैं ना, क्लासिफाइड कट ऑफ कोड, ब्रिटिश म्यूजियम कोड, एंग्लो अमेरिकन कोड। ये कोड बने, कोड ही बाद में रूल्स कहलाए और जब रूल्स बन गए, तो फिर वो एएसीआर हो गए, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स कहलाए। तो कोड क्या है, रूल्स का एक ही बात। कोड का मतलब हो गया नियम। तो ऐसे नियम बनाए गए और उन्हीं नियमों को हमने कैटलॉगिंग के नियमों के नाम से भी जानना शुरू किया। ओके, दैट्स एन इंपॉर्टेंट। पर सबसे पहला कौन है? एंथोनी पैनेज़ी, है ना? एंथोनी पैनेज़ी के बारे में बात करते हैं। ही इज एंथोनी पैनेज़ी। चित्र भी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया और एंथोनी पैनेज़ी के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए क्या लिखा हुआ, फर्स्ट नंबर पे जब हिस्ट्री पढ़ते थे क्या आता है, ब्रिटिश म्यूजियम कोड बनता है। 1841 में कोड बनाया गया 91 रूल्स के साथ, रिवाइज्ड अंटिल 1936 तक इसको रिवाइज किया गया 41 रूल्स, यानी कि जब शुरुआत की गई, तो जब प्रारंभ में बात की जाए, तो प्रारंभ में कितने रूल्स थे? 91। लेकिन जब बार-बार उसको सुधार किया गया और कई सारे चेंजेस किए गए, तो अंत में कितने, 1936 वाला जो वर्जन है उसमें कितने, 41 रूल्स बन गए। तो ब्रिटिश म्यूजियम कोड है, इन ब्रिटिश म्यूजियम कोड को ब्रिटिश म्यूजियम से बाहर काम में नहीं लिया गया, केवल ब्रिटिश म्यूजियम में ही काम में लिया गया और वहीं के लोग जो है, अपने ही सामग्रियों को व्यवस्थित करने के लिए इन कोड्स को काम में ले रहे थे। आम व्यक्ति के लिए या जनरलाइज फॉर्मेट में ये कोड नहीं लिखे गए। तो यहाँ जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं, तो शुरुआत कहाँ से होती है? एंथोनी पैनेज़ी से शुरुआत होती है, सबसे पहले कोड लिखने वाले। नेक्स्ट कौन है नंबर 2 पे? चार्ल्स एमी कटर, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? सीए कटर, चार्ल्स एमी कटर। चार्ल्स एमी कटर का लाइफ स्पॉन लिखा हुआ, 1837 में जन्म है और 1903 में जो है मृत्यु है। तो 1903 में अचानक मृत्यु होने की वजह से जो बहुत सारी दिक्कतें आई, 1903 आप देखेंगे,
चार्ल्स एमी कटर यानी कि सीए कटर नाम है, इज सीए कटर चित्र है। और लिखा सीए कटर ने कहा कि पुस्तकालय सूची पुस्तकों की एक ऐसी तालिका है जो कि एक सुनिश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित होती है, यानी कि हमें पुस्तकालयों की क्या बनानी थी, सूची बनानी, ठीक है। चार्ल्स एमी कटर ने, इन्हें क्या कहा जाता है, ही इज नोन एज फादर ऑफ, जैसे मेलविल डेवी को फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है, उसी प्रकार से चार्ल्स एमी कटर को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कैटलॉगिंग। नाउ नेक्स्ट आपका एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। तो चार्ल्स एमी कटर ने एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन भी लिखा 1891। सो चार्ल्स एमी, देखिए यहाँ पर दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, और सीए कटर की जब बात करते हैं तो मेलविल डेवी के साथ में हम लोग जिक्र करते हैं। मेलविल डेवी ने सेम 1876 के अंदर मेलविल डेवी ने डीडीसी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन बनाया। चार्ल्स एमी कटर ने भी 1876 के अंदर ही जो है आपको डिक्शनरी कैटलॉग के रूल्स लिख कर दिए आपको, हमने काम में लेना, कैटलॉगिंग स्टार्ट हुई यहाँ पर। और चार्ल्स एमी कटर ने 1891 के अंदर एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन भी लिखा खुद का। जब क्लासिफिकेशन पढ़ते तब भी बात आती है। नाउ इंपॉर्टेंट देखिए, ये किताब है आपकी, रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग, लिखा हुआ सीए कटर किताब है, लिखा रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग 1876 की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका चार्ल्स एमी कटर के बाद जो अगला नाम आता है आपका जेडी ब्राउन होता है, जेम्स डब ब्राउन, 1862 1914, ठीक है। जेडी ब्राउन ने क्या कहा, पुस्तकालय सूची ग्रंथों तथा उसमें वर्णित विशेष सामग्रियों को खोजने के लिए सुव्यवस्थित तालिका या कुंजी। ये डेफिनेशन किसने दी आपका, जेडी ब्राउन ने दी। जेडी ब्राउन ने भी बहुत काम किया। जेडी ब्राउन ने जो अपनी वर्गीकरण पद्धति लिखी उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। जेडी ब्राउन लिखा सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, ये जेडी ब्राउन की पद्धति है। और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन कौन से सन में आया, ठीक है, तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन जब पढ़ाया उसके बारे में बात की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट योगदान किसका है, एस आर रंगनाथन का योगदान है। एस आर रंगनाथन है 1892 से लेकर 1972 तक, ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन। और जब हम जिक्र करते हैं, लिखा हुआ ग्रंथालय सूची एक उपकरण है जो पाठक को ग्रंथालय में संग्रहित पाठ्य सामग्री के संबंध में सूचना प्रदान करता है, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट है जो रंगनाथन का योगदान है, रंगनाथन ने किताब लिखी, क्या नाम है इसका, सीसीसी। तो सीसी मतलब कॉलम क्लासिफिकेशन है, और सीसीसी 3 सी हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड हो जाएगा। तो कोड भी मतलब वही रूल्स है आपका, लिखा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 1934। तो 1933 आपका कॉलन है, और एक साल बाद 1934 सीसीसी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है। फर्स्ट सॉरी फिफ्थ एंड लेटेस्ट एडिशन जो है 5वां संस्करण का भी 1967, याद रहेगा ना। तो ऐसे ही हम क्लासिफिकेशन की बात भी करते हैं और कैटलॉग की बात करते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट देखिए 1908 यहाँ पे एंग्लो अमेरिकन की बात आती है, और ये एंग्लो अमेरिकन से संबंधित कुछ यहाँ पर जानकारी। देखिए मैंने आपसे अभी कहा कि कैटलॉगिंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है, इतने नाम देखे अभी आपने, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है सीए कटर की है। 1876 1876 में सीए कटर ने डिक्शनरी कैटलॉग के रूल्स लिखे, काम कर रहे थे अच्छा। और 1903 के अंदर जो है सीए कटर की मृत्यु हो जाती है। अब जब सीए कटर की मृत्यु हुई थी तो बात, दोनों चीजें अच्छी चल रही थी। एक तरफ मेलविल डेवी का क्लासिफिकेशन चल रहा था, और दूसरी तरफ सीए कटर का कैटलॉगिंग चल रहा था। तो लाइब्रेरी के अंदर जो है चीजें अपने आप व्यवस्थित होना शुरू हो गई। कैटलॉगिंग तो हम लोग पहले भी कर रहे थे, लेकिन कैटलॉगिंग को सहारा मिल गया किसका, क्लासिफिकेशन। अब सारा ये मिल गया कि कैटलॉग कार्ड बने, और कैटलॉग कार्ड में हमने क्या डालना शुरू कर दिया, क्लास नंबर लिखना शुरू कर दिया। तो यूजर के लिए तो और अच्छा हो गया, चीजें दोनों दोनों सार्थक हो गई, कैटलॉगिंग भी हो गया और क्लासिफिकेशन हो गया। और क्लासिफिकेशन हम डीडीसी से हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे थे, और उनका नंबर हम कैटलॉग कार्ड पे डाल रहे थे। तो दोनों पद्धतियां अपने अपने स्तर पे चल रही थी, दोनों पद्धतियां अपने स्तर पे काम कर रही थी। लेकिन 1903 के अंदर मृत्यु हो जाती है सीए कटर की। अब जैसे सीए कटर की मृत्यु हो गई तो कैटलॉगिंग का काम जो है रुक गया, क्योंकि कैटलॉगिंग के रूल्स किसने लिखे थे, सीए कटर ने। और जो सीए कटर ने रूल्स लिखे थे वो पूरी दुनिया उसके ऊपर काम कर रही थी, पूरी दुनिया वाले जितने भी लाइब्रेरी थे सब उस पर काम कर रहे थे। क्योंकि एक तरफ तो हम लोग पद्धति काम में ले रहे थे मेलविल डेवी की, उस वक्त अगर देखा जाए तो 1903 के अंदर देखा जाए तो दो ही क्लासिफिकेशन की पद्धति थी। कौन कौन सी थी, पहली आपकी डीडीसी,
और सेकंड हो गया आपकी एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। कि उसके बाद ये सीए कटर की मृत्यु अगले साल 1904, 5 और 6 तीन पद्धतियां है ना। 4 कौन सी है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, 5 आपकी यूडीसी और 6 सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। समझे आप? 1903 में मृत्यु हुई सीए कटर की। उस वक्त देखा जाए तो दो ही स्कीम थी, एक थी एक्सपेंसिव और एक थी डीडीसी। तो डीडीसी प्रचलित थे, लोग डीडीसी पे काम कर रहे थे और सीए कटर के रूल्स काम में ले रहे थे। तो कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन दोनों चल रहा था। अचानक मृत्यु होने से क्या है कि दिक्कत आई और कैटलॉगिंग का काम रुक गया। क्लासिफिकेशन तो चल रहा था। क्लासिफिकेशन कटर की मृत्यु के बाद भी 3 क्लासिफिकेशन स्कीम और आई लगातार। तो काम चल रहा था, लेकिन दिक्कत किसमें आ गई? कैटलॉगिंग में आ गई। तो सब लोगों ने मिलकर आपस में आपसी सहयोग से ये बात की गई और मेलविल डेवी ने उस जमाने में सभी लोगों को एकत्रित किया और एएलए यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन और एलएयूके दोनों ने मिलकर यानी कि अमेरिकन और ब्रिटिश लोगों ने मिलकर आपस में ये सहमति दर्ज करी कि हमें एक यूनिवर्सल कोड बनाना चाहिए और कैटलॉगिंग पर काम करना चाहिए। और कैटलॉगिंग में काम करने के लिए जो आपस में जो समिति बनी, जो लोग जुड़े आपस में, उसमें कुछ लोग तो जो थे वो अमेरिकन थे और कुछ लोग जो थे वो ब्रिटिश थे। तो दोनों ने मिलकर आपसे सहयोग से नया कोड तैयार किया और उसी कोड को वापस से रिवाइज किया और अच्छे और बेहतर तरीके से काम किया। इसलिए अब जो कोड बना उस कोड को हमने क्या बोला? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग लिखा हुआ है। समझे नाम? एंग्लो अमेरिकन इसलिए बोला कि अमेरिकन तो थे ही और अमेरिकन के साथ ब्रिटिश भी जुड़ गए। जब किसी एक के साथ कोई अन्य जुड़ता है तो ये सहयोग दर्शाने के लिए शब्द काम में लेता है एंग्लो। कहते हैं ना एंग्लो इंडियन फैमिलीज होती है। तो एंग्लो इंडियन फैमिलीज किसको कहते हैं? जिसमें हस्बैंड वाइफ में से कोई एक जो है वो विदेशी होता है, मतलब भारतीय नहीं है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? एंग्लो इंडियन फैमिली कहते हैं। तो अमेरिकन और अमेरिकन के साथ अन्य, तो इस स्कीम का नाम क्या रखा गया? एंग्लो अमेरिकन। समझ में आ रही बात? एंग्लो अमेरिकन क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कटर की मृत्यु हो गई और अब सब आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें ब्रिटिश लोग भी है और अमेरिकन भी। तो इन्होंने मिलकर वापस से कैटलॉग तैयार करा। कब? 1908 के अंदर। तो इस कैटलॉग का नाम क्या रखा हमने? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग। तो बात समझ में आ रही है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग हमने क्यों नाम रखा? सो नेक्स्ट देखिए, एंग्लो अमेरिकन कोड बनाया। तो ये जो कोड बना किस किस के सहयोग से बना? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन और साथ में कौन मिला? लाइब्रेरी एसोसिएशन एलएयूके। समझे आप? यानी कि अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों ने मिलकर इस कैटलॉग कोड को बनाया और इसके 2 एडिशन बनाए। एक एडिशन से क्या बना? अमेरिकन एडिशन बना और दूसरा एडिशन क्या बना? तो 2 संस्करण निकले। बात समझ में आ रही है? 2 संस्करण। ओके, सो दीज आर 2 एडिशंस। नाउ इंपॉर्टेंट देखिए, एडिशंस आपके बने, इसके बाद कई सारी चीजें होती गई। एंग्लो अमेरिकन कोड को कई बार रिवाइज किया गया। रिवाइज करने के बाद नेक्स्ट नाम क्या बना इसका? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स बना। इससे पहले भी कई सारी चीजें आती गई, कई सारे परिवर्तन आए। अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर देखने को मिलेगा 1908 के अंदर मैंने आपको बता दिया दोनों ने मिलकर बनाया। लेकिन इसके अंदर और हिस्ट्री देते हैं। 1908 के बाद क्या था? 1967। हालांकि इसमें हिस्ट्री आई है अभी और। तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, जब इसका नाम क्या हो गया? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग से क्या बन गया? AACR। कब बना नाम? 1967। 1967 में देखिए आप यहाँ पर कौन कौन जुड़ा एंग्लो अमेरिकन के अंदर देखा जाए तो पहले तो ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, एक और कौन बना? लाइब्रेरी एसोसिएशन LAUK, और तीसरा कौन ऐड हुआ साथ में? कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन मिली। और ये जब बना AACR 1967 में, तो ये 3 अलग अलग प्रकार के संघों के सहयोग से बना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? AACR। तो आपसे पूछा जाए कि AACR कब जारी हुआ? तो 1967। ठीक है, उसके बाद उसका सेकंड आया, सेकंड रिवाइज आया, वो अलग बात है। लेकिन एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स को बना 1967 में। देन नेक्स्ट है आपका ISBD। अब देखो ये चीज चल रही थी कि उस जमाने में, अगर मैं आपसे बात करूँ, उस जमाने में चीजें हो रही थी लगातार के। अमेरिकन आ गए, ब्रिटिश आ गए, कैनेडियन आ गए और ये सब आपस में मिलजुल कर काम कर रहे थे। लेकिन हो गया था कि सबको आपस में जोड़ना और उनके सहयोग से काम करना, लेकिन साथ में कई सारी चीजें आ रही थी, कोई दिक्कतें भी आ रही थी कि कोई संस्था या कोई संघ किसी की बात मानता, किसी की नहीं मानता। फिर भी लोग अपने अपने हिसाब से कैटलॉग बनाना शुरू कर रहे थे। मार्क अलग चल रहा था, यूनी मार्क, यूके मार्क, US मार्क,
यूनेस्को अपना अलग काम कर रहा था। इस प्रकार से जब दिक्कतें आ रही थी, उन दिक्कतों को खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये कहा गया कि ये हम लोग क्या करते हैं, एक मानक बना देते हैं, और वो उस मानक को क्या है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी को काम में लेना पड़ेगा। भाई स्टैंडर्ड बनाने का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड इसलिए बनाया जाता है कि सभी लोग काम में लें, ताकि जो रूल्स हों वो सभी के लिए समान रूप से काम करें, और उन रूल्स को बनाया गया तो वो रूल्स क्या कहलाए? ISBD, दैट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। तो देखो 4 शब्द हैं, इन चारों शब्दों का मतलब समझे आप। आई मतलब इंटरनेशनल, मतलब अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मतलब सभी राष्ट्रों को मानना जरूरी, अंतरराष्ट्रीय। स्टैंडर्ड क्या हो गया? मतलब मानक। बिब्लियोग्राफिक, बिब्लियोग्राफिक मतलब ग्रंथात्मक, और डिस्क्रिप्शन मतलब क्या हो गया? विवरण। यानी कि एक ग्रंथ से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है, उन समस्त जानकारियों को आपस में अगर देखा जाए तो हम लोग क्या करें? उसका मानकीकरण कर लें, कि जब आप भी कार्ड बनाएंगे, मैं भी कार्ड बनाऊंगा, जो भी कार्ड बनेंगे, तो हम निश्चित जानकारियां ही आपस में इंक्लूड करें। तो इन जानकारी को लेकर जो है कई बार अलग अलग प्रकार से कॉन्फ्रेंसेस हुई और सम्मेलन हुए, और सम्मेलन के नतीजतन जो है आपको ISBD मिलता है। देखते हैं सबसे पहला क्या लिखा हुआ? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल। पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया गया? पेरिस में 1961 में। इस सम्मेलन के अंदर जो नियम बने उनको हम लोग पेरिस प्रिंसिपल्स के नाम से भी जानते हैं। पेरिस में 1961 के अंदर ये हुआ। देन इंटरनेशनल मीटिंग ऑन कैटलॉगिंग एक्सपर्ट, जिसको हम लोग ICME कहते हैं, वाज स्पॉन्सर्ड बाय इफ्ला। इफ्ला नाम जानते हैं? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द लाइब्रेरी एसोसिएशन। आज पूरे विश्व में जितने भी संघ है, उन संघों का भी जो संघ है उसको हम लोग इफ्ला कहते हैं, और इफ्ला जो भी जारी करता है उसको मानक के रूप में माना जाता है आज की डेट में। तो इसलिए इफ्ला ने पहले तो पेरिस के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई 1961 में, उसके बाद इफ्ला देखेंगे, अब इफ्ला में देखा कोपेनहेगन के अंदर सम्मेलन हुआ। कब हुआ? 1969 के अंदर। सो नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल, द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। तो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया। लिवरपूल में सम्मेलन हुआ 1971 में, और इन्हीं रिपोर्ट के अंदर जो मानक दिए गए उनको हमने क्या माना? ISBD माना, और उसको बोला ISBD M। M का मतलब होता है मोनोग्राफ। ये बात समझ में आ रही है आपको? देखिए सभी लोगों ने आपस में मिलकर सम्मेलन किया, और सम्मेलन के बाद जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो मानक बने उन्हें हम क्या किया? हमने नियम के रूप में माना, और नियम कब बने? 1971 में। तो ये आपसे पूछा था कि ISBD क्या है, तो ISBD का उदय बता रहा हूँ मैं आपको कैसे बने। ISBD अभी बार बार आएगा और बहुत बार इसको काम में लिया जाएगा। ISBD इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो है ग्रंथात्मक जानकारियां जो है, उन जानकारियों के लिए जो है मानक बनाए गए, उसको हम लोग ISBD कहते हैं। और जितनी भी सूचीकरण पद्धतियां हैं वो ISBD पर आधारित है, और ISBD पर ही हम लोग काम कर रहे थे। तो ये 1961 के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई, 1969 के अंदर कोपेनहेगन के अंदर जो है इस पर कार्य किया गया, और एक समिति बनी, और फाइनली उस समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है 1971 के अंदर सबमिट करी, यानी कि 10 साल लगे ISBD बनने में। और जो नियम बन गए उसको हमने क्या बोला? ISBD M का। M का मतलब होता है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ मतलब ग्रंथ की बात करें, एकल ग्रंथ, सीरियल पब्लिकेशन की बात मैं नहीं कर रहा। तो जो ग्रंथात्मक विवरण के लिए रिपोर्ट बनाई गई 1971 में, उसको ही हमने क्या कहा? ISBD का। एंड देन इफ्ला की कॉन्फ्रेंस हुई वापस से ग्रीनोबेल में 1973 में। तो उसके बाद जो है ISBD M और ISBD S को जारी किया गया 1974 के। सवाल पूछा था ISBD का पूरा नाम क्या है, और ISBD M या S ये कब जारी किए गए? तो ये मानक बनाए गए। अब आप देखें, इससे पहले आपने पढ़ा, अभी मैंने आपको बताया कि एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स बन गए थे। कब बने थे वो? 67। ठीक है, 67 में रूल्स बन गए, तो चल रहे थे। इधर ये काम कर रहा था इफ्ला, ये काम कर रहा था कि इफ्ला ने क्या जारी किया? ISBD। जब इफ्ला ने ISBD जारी किया तो ये कहा गया कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन को, LAUK को और कैनेडियन को ये कहा गया कि अब आपने कोड को रिवाइज कीजिए, और अब से जो मानक चलेगा वो मानक क्या चलेगा आपका? ISBD मानक ही चलेगा। ISBD मानकों को ही आपको काम में लेना है। ओके, इसलिए AACR को वापस से रिवाइज किया गया। ठीक है, तो जब AACR को रिवाइज किया गया, तो रिवाइज करने के बाद जो है उसका AACR जो आया, उसका रिवाइज वर्जन आया, जिसको हम लोग IACR 2 कहते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या बन गया? आपका ISBD बन गए। अगर आपसे पूछा कि सिर्फ ISBD तो कब बना? 19
71। ISBD M कब आया? 74। ISBD S कब आया? वो भी 1970। S का मतलब है सीरियल पब्लिकेशन, M का मतलब है मोनोग्राफ। लाइब्रेरी के अंदर जितना भी कलेक्शन होता है उसको हम लोग दो टुकड़ों में बांट सकते हैं। M का मतलब मोनोग्राफ, मोनोग्राफ के अंदर केवल पुस्तकें या जिनका केवल एक बार प्रकाशन होता है उन्हें हम काम में लेते हैं, ठीक है। M मोनो, एकल। सीरियल, जिनका क्रमागत प्रकाशन होता है उनको हम लोग कहते हैं सीरियल पब्लिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है ISBD NBM, यानी कि नॉन बुक मटेरियल। नॉन बुक मटेरियल लिखा हुआ, नॉन बुक मटेरियल 1977 में इसके नियम जारी हुए। देन ISBD G मतलब जर्नल, सामान्य सभी के लिए। और ISBD A का मतलब होता है एंटिक। एंटिक को हम लोग क्या बोलते हैं? ओल्ड मोनोग्राफिक पब्लिकेशन कहते हैं 1980 में। और ऐसे बाद में और भी कई सारे ISBD जारी होते गए। लेकिन इन ISBD के आधार पर जो है वापस से क्या जारी किया गया? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल चालू किया, इसको हम लोग कहते हैं AACR2 कहते हैं। तो 67 में जो जारी हुआ था वो AACR था केवल, और बाद में 67 के बाद कब आया? 78 में। तो अब ये जो 78 में जारी किया गया था ये ISBD के नियमों पर जारी किया गया था। इज इट ओके? ये था आपका एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकंड एडिशन, इसको हम लोग 2 कहते हैं, AACR2 कहते हैं। कब आया? 1978। देन उसके बाद आप देखेंगे सेकंड रिवाइज एडिशन 1988 आया, AACR2 रिवीजन आया 1998 में। अगर लीजिए पूछ ले कि कौन सा संस्करण कब आया तो उसकी जानकारी आपको होनी जरूरी है। नाउ ठीक है, ISBD क्या था? ISBD के अंदर आपसे कहा गया कि ISBD इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। तो ISBD के अंतर्गत आपको कौन कौन सी चीजें आपको काम में लेनी है? तो ये 8 तरह की जानकारियों पर जो है सबसे ज्यादा फोकस किया गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 8 एरियाज ऑफ ISBD कहते हैं, ठीक है। अब वो क्या रहता है बेसिकली, जब आप कैटलॉगिंग करते हैं तो आपने तो जैसे मैंने आपसे कहा भाई आप कैटलॉगिंग के लिए 4 अलग अलग तरह के लोग अपने हिसाब से कैटलॉगिंग करेंगे तो क्या करेंगे? कोई तो पेज नंबर भी लिख रहा है, कोई किताब की साइज लिख रहा है, कोई किताब की कॉस्ट लिख रहा है, कोई किताब का ISBN नंबर लिख रहा है, कोई नहीं लिख रहा, कोई किताब का पब्लिशर लिख रहा है, कोई नहीं लिख रहा, कोई पब्लिशर का नाम, एड्रेस, फोन नंबर भी लिख रहा है, कोई उसके अलावा नहीं लिख रहा। समझे आपको? तो हमने क्या कहा? हमने ये कहा स्टैंडर्ड बनाओ, एक मानक बनाए और सबका एक जैसा ही होना चाहिए और एक जैसी जानकारी होनी चाहिए। अगर एक जैसी जानकारी होगी तो उसमें फायदा ये होगा कि आपस में अगर जानकारी एक्सचेंज करनी होगी तब भी कर सकते हैं, और किसी भी चीज का एक स्टैंडर्ड होना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम सूचनाओं का आदान प्रदान करें तब भी। तो ISBD के जो नियम बने उस ISBD के नियमों में कहा गया कि 8 प्रकार की जो जानकारी है ये हमें सम्मिलित करनी है। कौन कौन सी जानकारी 8 प्रकार की, तो वो देखते हैं आप। तो दीज आर नोन एज 8 एरियाज ऑफ ISBD। सबसे पहली जानकारी क्या है, समझेंगे इसको, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या लिखा हुआ? टाइटल ऑफ स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। समझते हैं आप? टाइटल मतलब ये है कि जितनी भी जानकारी आपके पास है उनमें से जानकारी में से एक ऐसी जानकारी जरूर होगी जिस पर उस ग्रंथ की सबसे अधिक जिम्मेदारी होगी, उस ग्रंथ की पहचान होगी, और उस ग्रंथ की उस पहचान को हम लोग टाइटल बोले। टाइटल मतलब किताब का टाइटल नहीं है, उस कैटलॉग कार्ड के टाइटल की बात हो रही है। यहाँ बच्चा कंफ्यूज करता है हमेशा, जब भी लिखा होता है ना टाइटल, टाइटल समझता टाइटल ऑफ स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब क्या समझता हूँ? किताब के टाइटल की बात, किताब के टाइटल की बात नहीं कर रहे। ग्रंथ की सबसे अधिक जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? ऑथर के ऊपर। तो एक किताब है, किताब लिखने वाले जिसने लिखा है उसके ऊपर जिम्मेदारी। तो मैं जो तथ्य जैसे लिखूंगा तो मेरी जिम्मेदारी, मैंने गलत लिखे, सही लिखे, प्रमाणिक लिखे, अप्रमाणिक लिखे, तो जिम्मेदारी किसकी है? ऑथर की। आप कोई भी किताब पढ़ते हो तो आप किस पे यकीन करके पढ़ते हो? ऑथर पे। आपको थोड़े टाइम बाद मालूम चलता है कि नहीं इस किताब में ये बात गलत लिखी थी, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? वो ऑथर की हो। तो ऑथर, इसलिए जब किताब बनती है, किताब छपती है, तब ऑथर लिखता है, पहले दूसरे पेज पे लिखता है कि मेरे द्वारा दी गई अमुक जानकारी जो है वो सब कुछ सही है, और अगर मान लीजिए इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है, अगर आपको कोई जानकारी से मिलती है तो आप मुझे नीचे दिए गए फोन नंबर या ईमेल एड्रेस पर सूचित करें ताकि इस गलती को अगले संस्करण में सुधारा जा सके। लिखता है। किताब की सर्वाधिक जिम्मेदारी किसके ऊपर हो गई? तो एक नंबर पे क्या लिखेंगे हम? ऑथर। अब हो सकता है ऑथर 2 है तो दोनों में जिम्मेदारी बढ़ गई।
ऑथर 3 है तो 3 में जिम्मेदारी बढ़ गई। किसी किताब को लिखने वाले ऑथर 10 है तो क्या किताब की जिम्मेदारी किस पे चली जाएगी? कि किताब की पहचान किससे बनेगी? अब उन 10 ऑथर से नहीं बनेगी, अब किससे बनेगी? उस किताब के टाइटल से। तो 1 नंबर पे आप क्या लिखोगे? तब उस किताब का शीर्षक लिखोगे। समझे मतलब? कुल मिला के 1 नंबर पे वो लिखोगे टाइटल ऑफ स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि ग्रंथ की सबसे अधिक जिम्मेदारी जिसके कंधों पर है, आप उसके अंदर आप टाइटल बनाओ। समझे आप 1 नंबर का मतलब? दैट इज टाइटल ऑफ स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये। नेक्स्ट नंबर 2 पे क्या आएगा? एडिशन, संस्करण की जानकारी लिखनी। नंबर 3 पे क्या आएगा? प्रकाशन का प्रकार, टाइप ऑफ पब्लिकेशन आप इसके अंदर लिखेंगे, क्या आईएसबीडी के नियम है। नंबर 4 पे क्या लिखेंगे आप? पब्लिशर की जानकारी, प्रकाशक की जानकारी लिखेंगे। नंबर 5 पे पुस्तक के भौतिक विवरण की जानकारी लिखेंगे। नंबर 6 पे क्या लिखेंगे आप? अगर वो ग्रंथ किसी ग्रंथमाला का अंक है, सीरीज का है तो सीरीज के बारे में लिखेंगे आप। देन नोट, टिप्पणी, कोई जानकारी, और अंत में क्या लिखेंगे आप? दैट इज आईएसबीएन एंड कॉस्ट। इज इट ओके? ये आईएसबीडी के नियम कहते हैं कि आपको इस क्रम में ये 8 जानकारी लिखनी है जब कभी भी आप किसी पुस्तक का सूचीकरण करेंगे तब। समझे आप? ये तो क्या हो गया? ये 8 एरियाज हो गए आईएसबीडी। अब इन नियमों का अगर मानते हैं तो मानने के बाद क्या करेंगे आप? ये चीजें लिखेंगे। इज इट ओके? बात समझ में ही आपको? क्या क्या चीजें मैंने बताई आपको? सूचीकरण की बात करी हमने, और सूचीकरण के अंदर मैंने आपको बताया कि पुस्तकों के बारे में जानकारी लिखना हमारे लिए जरूरी होता है, हम लोग बनाते हैं तो जानकारी लिखेंगे। उससे क्या होगा? उन सामग्री को, उन चीजों को आपस में हम लोग क्या कहते हैं, ढूंढा जा सकता है। अगर ढूंढना है तो आप काम ये करेंगे ना, ढूंढने के लिए आपको ये काम करना। तो दीज आर द बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, तो ग्रंथात्मक विवरण है, ग्रंथात्मक जानकारी जो है आप यहाँ पर लिखते हैं, और इन्हीं ग्रंथात्मक जानकारियों के लिए हम लोग बनाते हैं। जो नियम बना रहे हो क्या कर रहे हैं आपके आईएसबीडी के, आपके नियम कराते हैं। ये 8 चीजें आप देख रहे हैं ना, इसी ऑर्डर में, इस क्रम में आप लिखेंगे। दैट्स एन इम्पॉर्टेंट। आपने लिखा, एक ही करके वापस से देखें। सबसे पहले क्या लिखा आपने? टाइटल ऑफ स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। समझ में आ रही बात? जब भी आप कार्ड बनाएंगे तो कार्ड में सबसे पहले नंबर पे क्या लिखेंगे आप कार्ड में वो चीज लिखेंगे जिससे उसकी सबसे अधिक पहचान। अगर पहचान ऑथर से है तो ऑथर लिखेंगे, पहचान एक से अधिक ऑथर की तो उनके कार्ड बनाएंगे, नहीं है टाइटल की तो टाइटल की बनाएंगे, कोलैबोरेटर की तो आप जो आपको लिखना है उसके अंदर लिखेंगे। तो वो आप, तो ये फर्दर, ये तो आईएसबीडी कहता है कि आपको ये 8 जानकारी लिखनी है और इनके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना। तो अगर हम बात करेंगे एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स की बात करते हैं, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स में यही 8 जानकारियां ली जाती है और हम लोग कार्ड बनाते हैं। इज इट ओके? देखिए, ग्रंथात्मक जानकारियां महत्वपूर्ण है, सूचीकरण महत्वपूर्ण, जितना वर्गीकरण महत्वपूर्ण है उतना ही सूचीकरण भी महत्वपूर्ण है। आज वर्गीकरण से आपने चीजों को अलग अलग वर्गों में बांट दिया, लेकिन अगर देखा जाए तो आज के इस दौर में क्लासिफिकेशन का तो महत्व ही है, लेकिन समय के साथ देखा जाए तो सूचीकरण का महत्व क्लासिफिकेशन से भी ज्यादा हो गया। समझे बात को आप? देखिए, सपोज फॉर एग्जाम्पल, इस बात को समझना तो ये आपके आगे की बात आपको और समझ में आएगी। क्लासिफिकेशन से क्या करेंगे आप? आपके पास 1000 किताबें है, 2000, 5000 किताबें, आपकी लाइब्रेरी में किताबें, 5000 किताबों को आपने क्या करा? क्लासिफिकेशन आपने अलग अलग वर्गों में बांट दिया, क्लास नंबर दे दिया, आपने उसको लाइब्रेरी में अरेंज कर दिया। अब आप उन 5000 किताबों के आधार पर अगर सर्विसेज देना चाहते हो तो उन 5000 किताबों के आधार पर आप कार्ड बनाएंगे, आप कैटलॉग कर लिया, और कार्ड आपको यूजर लाइब्रेरी में आएगा, लाइब्रेरी में आएगा, कार्ड पड़ेगा, कार्ड से किताब ढूंढ लेगा, ढूंढ के किताब ले जाएगा, आपसे इशू करवा लेगा। ठीक है, समय चेंज हो गया। अब किताबें जो है आपकी फिजिकल न रहकर किताबें डिजिटल हो रही ना। तो आज किताबें क्या हो रही है? बुक की जगह क्या हो गया आपका? ई बुक हो गया। तो आज आपके पास देखा जाए तो आपकी लाइब्रेरी के अंदर 1000 फिजिकल किताबें हैं तो आपके पास 5000 डिजिटल किताबें भी है। समझे आपको? 1000 आपके पास बुक्स है तो 5000 आपके पास ई बुक्स। ई बुक्स का क्लासिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन उसकी कैटलॉगिंग करना जरूरी है। समझ गए आप? क्योंकि यूजर तो ढूंढेगा ना, तो इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल ज्यादा हो गई, बढ़ गई। अब यूजर को किताब, तो आप क्लासिफिकेशन नहीं भी करें तब भी कैटलॉगिंग करना जरूरी है। और कैटलॉगिंग मतलब बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन,
चीजों का डिस्क्रिप्शन बनाना जरूरी था। आज समय के साथ साथ सिनेरियो चेंज हो गया। आज पहले जब आप कैटलॉग कार्ड बनाते, आज कैटलॉग कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है, आज मशीनों से बन रहा है। तो समय बहुत पहले चेंज हो गया था, जब कैटलॉग कार्ड आप बनाना शुरू किया था, उस जमाने में मशीन आ गई थी। तो मशीनों से जो कार्ड बनते हैं उसको हम लोग कहते हैं मार्क्स। नाम सुना होगा आपने, मशीन रीडेबल कैटलॉग। मशीनों से काम शुरू हो गया ना, तो मशीनों से काम शुरू हो गया। तो अब अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब, आप लाइब्रेरी में जा रहे हैं, आपको संसाधन ढूंढना है, क्लासिफिकेशन नहीं है, कोई बात नहीं। क्लासिफिकेशन तब तक सार्थक था जब तक चीजें फिजिकल फॉर्मेट में आपके पास थी। कि भाई बी वाली अलमारी में चले जाओ, मैथमेटिक्स मिल जाएगा, सी में फिजिक्स मिल जाएगा, 200 में आपको रिलीजन मिल जाएगा। कि तब तक सार्थक था जब तक ये चीजें क्या थी आपके पास भौतिक रूप से आपकी लाइब्रेरी में उपलब्ध थी। अब चीजें कैसे हो गई, तो डिजिटल हो गई। वो सारी चीजें का आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में, आप समझिए, आप सर्वर पर रखी हुई ई बुक्स है, डेटाबेसेस के अंदर किताबें, आपको ढूंढना है। तो आपको ढूंढने के लिए कीवर्ड चाहिए। अब आपको कीवर्ड के आधार पर जानकारी ढूंढोगे तो मिलेगी आपको। तो उन चीजों ढूंढना, उनका क्लासिफिकेशन जरूरी नहीं है, लेकिन उनका कैटलॉगिंग जरूरी है। जिन जिन आधारों पर सामग्री को ढूंढा जा सकता है, वो समस्त फील्ड, वो शब्द जरूरी है। तो आईएसबीडी तो ये कह रही थी कि आपको 8 चीजें आपको होनी चाहिए, लेकिन समय के साथ साथ चीजें चेंज हो गई। अब 8 की जगह आपको 9, 10, 11, 12, 15 चीजें हो गई। तो 15 तत्वों के आधार पर आप चीजों को आप संग्रहित करते हैं। और ये 15 तत्व क्या कहलाते हैं आज की डेट में, आपको कहलाते हैं डबलिन कोर। नाम सुना आपने, डबलिन कोर, मेटा डेटा। तो चीजें समय के साथ परिवर्तित होती जा रही है, क्योंकि युग जो है वो डिजिटल होता जा रहा है आपका। तो फिजिकल से डिजिटल, आपका सब्जेक्ट चेंज हो गया। सब्जेक्ट का नाम एक जमाने में हुआ करता था लाइब्रेरी साइंस, तो आपका सब्जेक्ट का नाम क्या है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सूचना विज्ञान आपका ऐड हो गया, क्योंकि तकनीक ऐड हो गई है। और लाइब्रेरी साइंस के अंदर जैसे ही आपका आईसीटी जुड़ा, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी का पार्ट जुड़ते ही आपका सब्जेक्ट लाइब्रेरी साइंस से चेंज होकर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, समझे। सो वी आर हैविंग सो मच थिंग्स। हमारे पास लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, हमने उनका क्लासिफिकेशन कर दिया, उसको अरेंज कर दिया, और उनके ऊपर हमने क्लास नंबर लगा दिया। और अब हमने क्या करते हैं, कार्ड बना दिया, और कार्ड के ऊपर हम लोग जानकारी लिख रहे हैं, ताकि उन जानकारियों के आधार पर जो है सामग्री को वापस से पुनः प्राप्त किया जा सके, ढूंढा जा सके। कार्ड कई प्रकार के बनाते हैं हम लोग। उसमें से कुछ कार्ड आपके ऑथर के बनेंगे, कुछ टाइटल के बनेंगे, कुछ सब्जेक्ट के बनेंगे, और कुछ अन्य क्राइटेरिया पर भी संबंधित हम लोग कार्ड बनाते हैं। जब कार्ड बन जाएंगे तो आप उसको कैटलॉग कैबिनेट के अंदर आप निश्चित क्रम में उनको व्यवस्थित कर देंगे, ताकि उन्हें ढूंढा जा सके, उन्हें देखा जा सके, या उन्हें पुनः प्राप्त किया जा सके। ये काम हम लोग करते हैं। इज इट ओके? याद हो गया आपका सूचीकरण का, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सूचीकरण का इतिहास मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले एंथोनी पैनेजी, देन उसके बाद सीए कटर, सीए कटर के बाद आप देखेंगे तो जेडी ब्राउन है, जेडी ब्राउन के बाद आपका डॉक्टर एस आर रंगनाथन है, रंगनाथन ने काम किया। सबने अलग, तो ऐसे ज्यादा लोगों ने कोड तो नहीं दिया, लेकिन रंगनाथन अपना खुद का कोड चला रहे थे उस जमाने में 1934 में। तो बहुत बड़ी बात है कि एक व्यक्ति ने खुद क्लासिफिकेशन भी लिखा, एक व्यक्ति ने खुद ही कैटलॉगिंग भी लिखी। रंगनाथन ने खुद का कैटलॉग सिस्टम बनाया और उसको काम में लेना प्रारंभ किया। कैटलॉगिंग से हम लोग बनाते, वो ट्रेडिशनल जमाना था जब मशीनों की सहायता नहीं लिया करते थे, हम लोग हाथ से मैनुअली कार्ड बना के लिखा करते थे, और कैटलॉग कार्ड बनाया करते थे, और कार्ड्स को हम लोग ड्रॉर में रखा करते थे, ताकि जब कभी आवश्यकता हो उन कार्ड्स को देखा जाए, उनको पढ़े। तो हमें प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल में हमें वही 2 ही पद्धतियां सीखनी पड़ेगी। एक तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स है, दूसरा कैसा आपका सीसीसी, यानी कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट आपका होता है, दैट इज नोन एज इंट्रोडक्शन, कि पुस्तकालय सूचीकरण का क्या महत्व है, मैंने आपको बताया। सूचीकरण करना आवश्यक, पद्धतियां हम लोग काम मिलेंगे। लेकिन उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के फॉर्मेट्स आता है। तो 5-10 मिनट का ब्रेक करेंगे, देन उसके बाद आप इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। After 10 minutes, we'll again start the class. Thank you.